आरंभिक काल में मनुष्य के पास एक जगह से दूसरी जगह जाना भी बड़ा मुश्किल काम था। जैसे तैसे उसने एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन खोजे और जमीन पर दूर तक यात्रा करने लगा। फिर उसके सामने समस्या आई समुद्र को पार करने की। लगातार प्रयासों और अपनी जिज्ञासा के बल पर मनुष्य ने इस समस्या का भी समाधान निकाला और वह समुद्री जहाजों का निर्माण करने में कामयाब रहा। इसके बाद मनुष्य ने आसमान में उड़ने की कोशिश की और कामयाब भी हुआ, पर एक निश्चित ऊंचाई तक ही सीमित रह गया। अब इंसान की नजर धरती के परे किसी जमीन पर कदम रखने की थी और इस इच्छा को भी चांद पर पहुंचकर पूरा कर लिया गया। उसके बाद इंसान ने अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों और किसी एलियन सभ्यता की खोज आरंभ की, जो आज तक जारी है। हमारे सौरमंडल में तो हमारी इस जिज्ञासा का अंत हुआ नहीं, तो हमने हमारे सौरमंडल के बाहर झांकने की तैयारी की और इस काम में इंसान की आंख बने कुछ अंतरिक्ष मुसाफिर, जो 45 साल से ब्रह्मांड में हमें बहुत कुछ दिखा रहे हैं और अभी भी सफर जारी है। और इसी सफर में एक जगह आती है जिसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। दोस्तों, इंटरस्टेलर स्पेस दो तारों के बीच मौजूद बेहद ही खाली, ठंडी और वीरान जगह होती है, जहां किसी भी तारे या स्पेस बॉडी का कोई प्रभाव नहीं होता। अभी तक मानव इतिहास में केवल 5 ही स्पेसक्राफ्ट ऐसे हैं जिन्हें इंटरस्टेलर प्रोब का दर्जा मिला है और उनमें से 2 स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक हमारे सौरमंडल की बाउंड्री हेलोस्फीयर को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया है। इनमें से पहला था नासा का वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जिसने अगस्त 2012 में हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे सौरमंडल को पार करने वाला अगला मिशन क्या होगा, सौरमंडल को पार कैसे करेंगे, सोलर सिस्टम एस्केप वेलोसिटी और सूरज से दूरी कितनी होती है, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन हमारे सोलर सिस्टम को क्या क्रॉस कर चुके हैं, नासा पायनियर 11 एंड पायनियर 12 मिशंस की क्या स्टेटस है, पायनियर मिशंस की सूरज से दूरी कितनी है, नासा का न्यू हॉरिजॉन्स मिशन प्लूटो पर क्या क्या खोज रहा है, न्यू हॉरिजॉन्स मिशन का सूर्य और हमारे इंटरस्टेलर स्पेस से दूरी कितनी है, सौरमंडल को पार करने वाला अगला मिशन जिसके करीब 6 साल बाद दिसंबर 2018 में इसका जुड़वा वॉयेजर 2 हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला दूसरा स्पेसक्राफ्ट बना। पर आखिर इसके बाद क्या, हमारा कौन सा स्पेसक्राफ्ट भविष्य में हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकता है और इसे ऐसा करने में इसे कितने सालों का समय लग सकता है, यह सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सौरमंडल को पार कैसे करें, एस्केप वेलोसिटी ऑफ सोलर सिस्टम। सूरज हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे बड़ा स्पेस ऑब्जेक्ट है, जिसमें हमारे सौरमंडल का 99.8% मास मौजूद है, जिसकी वजह से सूर्य हमारे पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करता है। कोई भी स्पेस बॉडी जो कि हमारे सौरमंडल में मौजूद है वह सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ होता है। चाहे हम बात करें सभी प्लैनेट की, एस्ट्रॉइड की या फिर बाहरी क्षेत्र में मौजूद आईसी कॉमेट्स की, सभी स्पेस बॉडीज सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके कारण कोई भी स्पेसक्राफ्ट या कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट जो कि हमारे सूरज से दूर जाने की कोशिश करता है, उसे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर खींचने लगता है। उस स्पेस ऑब्जेक्ट को सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाने के लिए एक खास एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है, जो कि उसके मास और स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को हमारे सौरमंडल की बाउंड्री हेलोस्फीयर को पार करने के लिए खास गति की जरूरत होती है। कोई भी स्पेसक्राफ्ट इस गति को बिना पार किए हुए हमारे सौरमंडल को पार नहीं कर सकता। क्या है सोलर सिस्टम की एस्केप वेलोसिटी और सूरज से कितनी है इसकी दूरी? अगर हम सूरज के एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो इसके लिए सरफेस पर 618 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट जो कि हमारे सूर्य के सरफेस पर मौजूद है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए 618 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना होगा। पर जैसे जैसे सूरज से हमारी दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एस्केप वेलोसिटी कम होती जाती है। सूर्य से करीब
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर हमारी धरती के ऑर्बिट में मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट को सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करने के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव करना होगा। पर यह इसके वेलोसिटी घटते घटते सूर्य से लगभग 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर घटकर 4.21 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी करीब 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाले वॉयेजर मिशनों ने सफलतापूर्वक इस एस्केप वेलोसिटी को पार कर लिया था। वॉयेजर मिशनों के अलावा पायनियर 10, पायनियर 11 और न्यू हॉरिजॉन्स ही ऐसे मिशन हैं जो कि हमारे सौरमंडल से बाहर जाने वाले ट्रेजेक्टरी में आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास सूर्य के एस्केप वेलोसिटी को पार करने लायक जरूरी स्पीड भी मौजूद है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार हमारे सूर्य से 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर हमारे सौरमंडल का बाउंड्री यानी हेलोस्फीयर खत्म हो जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूरज से पृथ्वी की दूरी को कहा जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत होती है जहां पर हेलियोस्फीयर खत्म हो जाता है। हेलियोस्फीयर हमारे सौरमंडल के चारों ओर मौजूद एक बब्बल की तरह है जो कि इससे निकलने वाले चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यह हमारे सौरमंडल के शील्ड की तरह काम करता है जो कि दूसरे तारों और आकाश गंगाओं से आने वाले खतरनाक हाई एनर्जी पार्टिकल्स को हमारे सौरमंडल में आने से रोकता है। वॉयेजर मिशन जब हमारे सौरमंडल को पार कर रहे थे तब उनके पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने इन्हें हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया, जिससे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इन मिशनों ने आखिरकार हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया है। वहीं इसके अलावा भविष्य में पायनियर 10, पायनियर 11 और न्यू हॉरिजॉन्स मिशन हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वॉयेजर मिशनों के बाद हमारे सौरमंडल को पार करने वाला अगला मिशन पायनियर 11 हो सकता है। पायनियर 11 मिशन को 1973 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सोलर विंड, एस्ट्रॉइड बेल्ट के साथ ही जुपिटर और सैटर्न ग्रह का करीबी से अध्ययन करना था। इसने 1974 को जुपिटर और 1979 में सैटर्न ग्रह को पार किया, पर 1995 में जब यह हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में मौजूद था तब हमारा इससे संपर्क टूट गया। इसकी वजह से वैज्ञानिकों को इसके एक्चुअल लोकेशन और इसके मौजूदा स्थिति के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, पर उनके अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में यह हमारी पृथ्वी से करीब 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद हो सकता है। यह लगभग 2.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर ईयर की गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर वॉयेजर मिशनों द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से यह मान लिया जाए कि हमारे सौरमंडल की बाउंड्री यानी हेलोस्फीयर 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला है, तो ऐसे में पायनियर 11 स्पेसक्राफ्ट आने वाले करीब 8 सालों में यानी 2027 तक हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकता है। हमारे सौरमंडल का हेलोस्फीयर हमेशा फिक्स नहीं रहता। यह हमारे सूर्य के 22 सालों के सोलर साइकिल के साथ ही 2 से 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक घटता और बढ़ता रहता है। ऐसे में कुछ भी पक्के तौर पर कह पाना काफी मुश्किल है। वहीं इसके जुड़वा पायनियर 10 मिशन को 1972 में लॉन्च किया गया था। यह एस्टेरॉयड बेल्ट को पार कर जुपिटर ग्रह और उसके मून्स का अध्ययन करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। उसने 1973 को जुपिटर ग्रह को पार कर दूर सौरमंडल और हेलोस्फीयर का सफर आरंभ किया था। यह उस समय तक हमारे सौरमंडल की बाउंड्री समझे जाने वाले नेपच्यून ग्रह को पार करने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बना। पर 2003 में जब यह हमारी धरती से करीब 80 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद था, तब इलेक्ट्रिक पावर खत्म हो जाने की वजह से हमारा इससे संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से हमें यह पता नहीं है कि वर्तमान समय में यह हमसे कितनी दूरी पर मौजूद है। पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्तमान समय में हमसे 123 एस्ट्रोनॉमिकल की यूनिट दूरी पर मौजूद है और करीब 2.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर ईयर की गति से आगे बढ़ रहा है, जिसका मतलब यह है कि वॉयेजर 1 मिशन के बाद हमारी धरती से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट है। पर वॉयेजर और पायनियर 11 मिशनों से विपरीत इसे हेलोस्फीयर की टेल की तरफ भेजा गया है, जहां हेलोस्फीयर का हेड 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तक फैला हुआ है। वहीं इसका टेल करीब 220 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तक फैला हुआ हो सकता है। ऐसे में से हमारे सौरमंडल की बाउंड्री हेलोस्फीयर के टेल को पार करने में और करीब 38 सालों का समय लग जाएगा, यानी यह सन 2057 में सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद आता है नासा का न्यू हॉरिजॉन्स मिशन। इसे 2006 में अमेरिका से लॉन्च किया गया था।
करीब 9 सालों की लंबी यात्रा करने के बाद इस मिशन ने 2015 में ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो को फ्लाईबाय को पूरा किया, जिस दौरान इस मिशन ने इस ड्वार्फ प्लैनेट से जुड़े कई अद्भुत और चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसने प्लूटो को देखने का वैज्ञानिकों का और हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर अभी स्पेसक्राफ्ट का मिशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अपने प्राइमरी मिशन को पूरा करने के बाद इसे कुइपर बेल्ट में मौजूद एक स्पेस ऑब्जेक्ट अल्टीमा थूले का अध्ययन करने का काम सौंपा गया। जनवरी 2019 में यह मिशन इस रहस्यमयी कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इसने इससे जुड़े हुए कई अहम जानकारियां जुटाई। इस स्पेसक्राफ्ट में अभी भी काफी फ्यूल बचा हुआ है, जो कि करीब 2030 तक काम कर सकता है, जिसकी वजह से यह आने वाले भविष्य में ऐसे ही और कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के फ्लाईबाय को अंजाम दे सकता है। वर्तमान समय में यह हमारी धरती से करीब 43 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है और यह लगभग 3.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यह आने वाले करीब 24 सालों में यानी सन 2043 तक हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकता है। इस मिशन में वॉयेजर मिशनों की अपेक्षा काफी उन्नत इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। ऐसे में सौरमंडल को पार करने तक अगर यह मिशन सही तरीके से काम करता रहा तो यह इंटरस्टेलर स्पेस से जुड़े हुए कई अहम सवालों का जवाब ढूंढने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हेलोस्फीयर असल में हमारे सौरमंडल की बाउंड्री नहीं है, बल्कि इससे परे भी आइसी बॉडीज और कॉमेट्स की एक विशाल डिस्क मौजूद है, जिसे ओर्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। यह डिस्क हमारे सूर्य से करीब 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर कुछ लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई हो सकती है। पर अभी तक ओर्ट क्लाउड के बारे में वैज्ञानिकों की जानकारी लगभग न के बराबर है और अभी तक इन ऑब्जेक्ट को सीधे तौर पर खोजा भी नहीं गया है। पर जिस तरह से आइसी कॉमेट्स समय समय पर हमारे इनर सोलर सिस्टम में दाखिल होते रहते हैं, उससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आइसी बॉडीज ओर्ट क्लाउड में मौजूद होते हैं और हमारे सूरज की ग्रेविटी की वजह से कई बार उसकी ओर खींचे चले आते हैं। ऐसे में अगर इसे हमारे सौरमंडल की बाउंड्री मान लिया जाए तो किसी भी इंसानी मिशन को सही तरीके से हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने में लाखों सालों का समय लग सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। क्या हम कभी सूरज के इस बाउंड्री को पार कर पाएंगे? क्या हम कभी इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर पाएंगे या हम उसमें पहले से ही प्रवेश कर चुके हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। एक बार फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।